मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हूँ। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र के अंतर्गत साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज का विकास विषय का अध्ययन करेंगे। इस इकाई को पढ़कर आप ब्रज भाषा और उसके क्षेत्र से परिचित हो सकेंगे, ब्रज भाषा के साहित्यिक विकास को समझ सकेंगे, ब्रज भाषा में विभिन्न कालों में लिखी गई रचनाओं से परिचित हो सकेंगे और हिंदी साहित्य में ब्रज भाषा का महत्व समझ सकेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में ब्रज भाषा की अत्यंत समृद्ध एवं सुदीर्घ परंपरा रही है। ब्रज पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है जो कि शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई। आज जिस क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है वहाँ 6ठी-7वीं सदी में अपभ्रंश बोली जाती थी। आज ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश के मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, बदायूं तथा बरेली ज़िले, हरियाणा में गुड़गांव ज़िले की पूर्वी पट्टी, राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, करौली तथा जयपुर के पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। किंतु विशुद्ध ब्रज भाषा मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ और आगरा ज़िले में बोली जाती है। स्थानीय भेद के कारण ब्रज भाषा की कई बोलियां हैं, जिनमें से कुछ अपने प्रभाव के कारण उल्लेखनीय हैं। ये हैं नैनीताल की भुक्सा, आगरा ज़िले के पूर्वी भाग की गांववारी, ढोलपुर की ढोलपुरी, भरतपुर और करौली की जादोवाटी, डांगी जो कि धौलपुर और पूर्वी जयपुर की है, एटा, मैनपुरी, बदायूं और बरेली की अंतर्वेदी और मथुरा वृंदावन की मथुहरी बोलियां हैं। ब्रज भाषा के प्रारंभिक प्रयोग और सूरपूर्व ब्रज भाषा। आरंभिक चरण की ब्रज भाषा शौरसेनी अपभ्रंश से धीरे धीरे अपना रूप ग्रहण कर रही थी। यद्यपि ब्रज भाषा नाम का प्रयोग 18वीं शताब्दी में पहली बार हुआ, तथापि किसी न किसी रूप में इसकी भाषिक प्रवृत्तियां पहले भी दिखाई देती हैं। इसके पूर्व यह पिंगल तथा भाखा नाम से प्रसिद्ध थी। डॉक्टर शिवप्रसाद सिंह के अनुसार महाराष्ट्र में रचित ब्रजभाषा काव्य का कुछ संकेत चालुक्य नरेश सोमेश्वर 1127 ईस्वी के मानसोल्लास नामक ग्रंथ में मिलता है। हेमचंद्र के व्याकरण के उद्धृत दोहों एवं उनके कोश देशी नाम माला में संगृहीत शब्दों में ब्रज भाषा का पूर्व रूप झलकता है। जैसे सासा नल जल झलक कियौ में अपभ्रंश शब्द झलक कियौ से ही ब्रज का झलक को शब्द व्युत्पन्न हुआ। इसी प्रकार बाउल्लो से बावरा, चोटी से चोटी, लग्य से लाग आदि। इसके साथ ही पिंगल की प्रामाणिक रचनाओं में श्रीधर व्यास का रणमल्ल छंद, प्राकृत पेंगलम में चारण शैली के पद, पृथ्वीराज रासो के प्रमाणित छप्पय, उक्ति व्यक्ति प्रकरण तथा कहीं कहीं कीर्तिलता में भी ब्रज भाषा का पूर्व रूप दिखाई देता है। यथा नाण झम्पियो प्राकृत पेंगलम तथा ओ परमेश्वर हर सिर सोहई कीर्तिलता। उपर्युक्त उदाहरण में
ओकारांत की प्रवृत्ति ब्रजभाषा का ही प्राण तत्व है। सिद्धों नाथों की सदुक्कड़ी भाषा में भी ब्रजभाषापन दिखाई देता है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ के कई पदों में ब्रजभाषा का पुट दिखाई देता है, जैसे पखेर ऊडिसी आय लियो बीस राय, ज्यों ज्यों नर स्वार्थ करे कोई न सजायो काम, जोगी सोई जानिए जगतें रहे उदास, तत निरंजन पाइये कहे मछंदर नाथ। इस पद में ओकारांत और औकारांत ब्रजभाषा की ही पृष्ठभूमि है। ब्रजभाषा का पहला स्वतंत्र प्रयोग करने का श्रेय आदिकालीन कवि अमीर खुसरो को दिया जा सकता है। यद्यपि उनकी भाषा में फारसी, खड़ी बोली और अवधी तीनों भाषिक परंपराएं मिलती हैं, पर निश्चित रूप से उनकी रचनाओं में ऐसे कई उदाहरण हैं जो ब्रजभाषा के मधुर रूप का आभास कराते हैं, जैसे खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन प्यू को दोऊ भय एक रंग। 13वीं सदी तक ब्रजभाषा का कोई रूप स्थिर नहीं हुआ था। सूरदास से पूर्व कुछ और कवि ब्रजभाषा का प्रयोग करते दिखाई देते हैं। 14वीं सदी में कवि सुधीर अग्रवाल की प्रद्युम्न चरित 1354 ईस्वी में ब्रजभाषा के कुछ लक्षण प्राप्त होते हैं। इसे ब्रजभाषा की पहली रचना कहते हैं। जाखू मणयार का हरिचंद पुराण, जो राजा हरिश्चंद्र की कथा पर आधारित है, उसमें भी ब्रजभाषा विकसित होती हुई दिखाई देती है। इसके बाद ब्रज काव्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कवि के रूप में विष्णुदास का नाम आता है। इनकी 4 रचनाएं प्रकाश में आईं: महाभारत कथा, स्वर्गारोहण, रुक्मिणी मंगल और स्नेह लीला। विष्णुदास जी ने प्रारंभिक ब्रजभाषा की ठोस साहित्यिक नींव तैयार की। यथा मोहन महलन करत विलास, कन मंदिर में केली करत हैं और को नहीं पास। इसके बाद मानिक की बेताल पच्चीसी 1469, नारायण दास की छिताई वार्ता, मेघनाथ की गीता भाषा 1500 एवं ठाकुर सी की पंचेंद्रिय बेली, चतुर्मल की नेमेवर गीत तथा धर्मदास की कुछ रचनाओं को ब्रजभाषा के प्रथम चरण के रूप में देखा जा सकता है। महाराष्ट्र के संत नामदेव ने भी कुछ पदों की रचना की जिनमें ब्रजभाषा के शब्द मिलते हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अपनी वाणी और अपने पूर्व के 4 गुरुओं देव, अंगद, रामदास और अमरदास के अतिरिक्त कबीर, त्रिलोचन, बेनी, रामानंद, धन्ना, पीपा, सेन, रैदास आदि भक्तों की वाणी का संग्रह किया, जिनमें ब्रजभाषा का तत्कालीन रूप मिलता है। गुरु अर्जुन देव की भाषा पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा कही जा सकती है, जैसे जन्म जन्म का बिछुड़िया मिलिया, साध क्रिया ते सूखा हरिया। वस्तुतः पुरातन मध्य देश की शौरसेनी अपभ्रंश का स्थान कालांतर में ब्रजभाषा ने ग्रहण किया। अपने इस प्रारंभिक चरण में उक्त कवियों की भाषा धीरे धीरे ब्रजभाषा की ओर मुड़ रही थी। इसमें अभी अपभ्रंश के पुट विद्यमान थे, परंतु इसी अपभ्रंश से जीवन रस लेकर ब्रजभाषा मध्यकाल में हिंदी क्षेत्र की प्रमुख काव्य भाषा बन गई। प्रथम चरण की ब्रजभाषा के कुछ महत्वपूर्ण अभिलक्षण हैं, जिसमें अकारांत अनुनासिकता की प्रवृत्ति मिलती है, जैसे कह, मह, अंधार, ण और न के प्रयोग को लेकर स्थिरता है। बहुत से शब्दों में ण पाया जाता है, जैसे वयण,
नयन जानिए निरंजन आदि। बाद की ब्रजभाषा में ण नहीं है, जैसे गणपति, शरण आदि। श लिखा जाता था पर इसका उच्चारण ख होता था। ए ओ का बाहुल्य ब्रजभाषा की विशेषता है, परंतु इस युग में ऐसे प्रयोग 3 रूपों में मिलते थे। सूरदास युगीन ब्रजभाषा। द्वितीय चरण में इस समय तक ब्रजभाषा का रूप स्थिर हो गया था। ब्रज क्षेत्र में जैसे ही कृष्ण भक्ति केंद्र स्थापित हुए, सांस्कृतिक भाषा के रूप में ब्रजभाषा कविता में सहज ही ग्राह्य हो गई। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है, जिस समय श्री प्रभु वल्लभाचार्य को ब्रज जाकर गोकुल तथा गोवर्धन को अपना केंद्र बनाने की प्रेरणा हुई, उसी दिन से ब्रज की प्रादेशिक बोली के भाग्य पलटे। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। सूरदास इसमें प्रमुख थे। अष्टछाप के अन्य कवि थे नंददास, कृष्णदास, परमानंददास, चतुर्भुजदास, कुंभनदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। इसके अलावा अन्य संप्रदायों के कवियों ने भी ब्रजभाषा में साहित्य लिखा। ब्रजभाषा को बहुमुखी अभिव्यंजना से परिपूरित करने में सूरदास अग्रणी हैं। ब्रजभाषा इतिवृत्तात्मक शैली वाले पदों के लिए उपयुक्त पाई गई है। तत्कालीन कृष्ण भक्ति काव्य एकमात्र ब्रजभाषा में लिखा गया है। कृष्ण काव्य में 2 प्रधान रस हैं, वात्सल्य और श्रृंगार। दोनों कोमल रस हैं, इसीलिए ब्रजभाषा में सरसता, लालित्य और माधुर्य दिखाई देता है। इस काल की कविता का एक अन्य लक्षण उसकी संगीतात्मकता भी है, जिससे ब्रजभाषा में और अधिक गेयता और भावप्रवणता के दर्शन होते हैं। सूरदास और नंददास की भाषा उच्च कोटि की है। सूरदास ब्रजभाषा के सफलतम कवि हैं। भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस प्रकार जायसी और तुलसी को पाकर अवधि धन्य हो गई थी, उसी प्रकार सूर को पाकर ब्रजभाषा धन्य हो गई। माना जाता है कि सूरदास ने ब्रजभाषा में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है। उनकी भाषा का महत्व इस बात में है कि वह कई क्षेत्रों से जुड़ी होकर भी एकदम स्वाभाविक है और उनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा का आरंभिक उदाहरण होकर भी चरम रूप से सफल भाषा है। इसी स्थिति को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहना पड़ा, सूरसागर किसी पहले से चली आ रही परंपरा का, चाहे वह मौखिक रही हो, पूर्ण विकास सा जान पड़ता है, चलने वाली परंपरा का मूल रूप नहीं। सूरदास की भाषा सिर्फ प्रारंभिक ब्रजभाषा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, गुणवत्ता की दृष्टि से भी उनकी भाषा इतनी सफल रही कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहना पड़ा, यह रचना इतनी प्रगल्भ और इतनी कलापूर्ण है कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की जूठन सी जान पड़ती हैं। काव्य भाषा विषय वस्तु और भाव के अनुकूल नए नए रूपों में दिखाई देती है। सूरदास जब सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो तत्सम शब्दों पर उनकी निर्भरता बढ़ जाती है। अभिव्यक्ति की क्षमता पर उनका पूरा अधिकार है। वांछित शब्द और अर्थगर्भित वाक्य उनकी इच्छा के अनुरूप जैसे अपने आप निकल आते हैं। उन्होंने भाषा में अवसरानुकूल अरबी, फारसी, अवधी और राजस्थानी के शब्द भी प्रयुक्त किए हैं। जैसे मन हरि लीन हो कुंवर कन्हाई, तबही तय में भई दीवानी, कहा करो री माई, कुटिल अलक भीतर अरुझानी, अब निर्वार्य न जाई, नैन कटाक्ष चारो अवलोकन, मोतन गए बसाई। इस पद में
तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। सूरदास ने ब्रज भाषा के उसी रूप को नहीं लिया जो सामान्य रूप से बोलचाल की थी। भाषा को व्यापकता प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने जे ही ते ही जैसे अवधि प्रयोग, गौण, आपन, हमार जैसे पूर्वी प्रयोग तथा महंगी यानी प्यारी जैसे पंजाबी प्रयोग भी इसमें शामिल किए। सूरदास की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता उनकी चित्र निर्माण की कला में है। हिंदी के किसी भी अन्य कवि की तुलना में उन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को पूरी चित्रात्मकता के साथ व्यक्त करने में सफलता प्राप्त की है। संगीतात्मकता उनकी भाषा का दूसरा सबसे प्रमुख गुण है। लय, ताल, तुक आदि पर सूरदास का इतना गहरा अधिकार था कि उनकी सारी कविताएं बहुत स्वाभाविक रूप के साथ गेयता को धारण करती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग 3 शैलियों में किया। पहला तत्सम शैली, दूसरा मुहावरों और लोकोक्तियों की शैली, तीसरा वाग विदग्धता की शैली। सभी समीक्षक इस बात पर सहमत हैं कि वाग विदग्धता की जो शैली सूरदास ने विकसित की उसने ब्रज भाषा में एक नए तेवर को जन्म दिया। ऐसा एक उदाहरण द्रष्टव्य है। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाए, सौं दे बूझत सांच न हासी। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। सूरदास की विशेषता नए नए विषयों पर लिखना नहीं, सीमित विषयों पर नए नए तरीके से लिखना है। इस कारण स्वाभाविक रूप से उनका अप्रस्तुत विधान बहुत महत्वपूर्ण हो गया। उपमा और उत्प्रेक्षा करना उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि शुक्ल जी के शब्दों में सूरदास को उपमा देने की झक सी चढ़ जाती है और वह उपमा पर उपमा और उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा करते चले जाते हैं। इसके बावजूद उपमानों की दृष्टि से सूरदास की कविता निस्संदेह श्रेष्ठ है। अष्टछाप के अन्य कवि नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, कुंभन दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी ने भी ब्रज भाषा को वाग वैदग्ध्य और काव्य लालित्य से युक्त किया है। नंददास शास्त्रीय ब्रज भाषा के माहिर थे। जिस प्रकार तुलसी ने संस्कृत के शब्दों को अवधी भाषा के प्रभाव में ढाल दिया, वैसे ही उन्होंने संस्कृत शब्दों को ब्रज भाषा के प्रभाव में ढाल दिया। इसीलिए उनके बारे में एक उक्ति प्रसिद्ध हो चली, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। कृपाराम की हित तरंगिणी की भाषा भी शास्त्रीय रूप की है। रहीम और रसखान ने ब्रज भाषा को लावण्यमय और उच्चारण सहज बनाया है। इनकी भाषा अलंकार बहुल और चमत्कार बहुल है। इन्होंने तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग किया है। इनकी संस्कृत प्रधान शैली का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। ऊधव को उपदेश सुनो ब्रज नागरी, रूप सील लावण्य सबे गुण आगरी। प्रेम सुधा रस रूपिनी उपजावत सुखपुंज, सुंदर श्याम विलासिनी नव वृंदावन कुंज। कृष्णदास की काव्य भाषा में प्रवणता और गंभीरता है। परमानंद दास की काव्य भाषा सरल, सरस और भावपूर्ण है। चतुर्भुज दास के कीर्तन पद बहुत मधुर और संगीतमय हैं। हित हरिवंश की भाषा संस्कृत प्रधान है। रसखान की भाषा सरल, सरस और सुंदर ब्रज भाषा है। मीराबाई की भाषा का स्वरूप तो ब्रज भाषा का है, किंतु उसमें राजस्थानी के पद विद्यमान हैं। जैसे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहें मीरा भई बावरी,
न्यात कहें कुल नासीरे। तुलसीदास राम भक्त थे। उन्होंने राम का गुणगान अवधी भाषा में किया, किंतु उनका जितना अधिकार अवधी पर था उतना ही ब्रज भाषा पर भी। सूरदास की तुलना में उनकी ब्रज भाषा में तत्समता अधिक है। उनकी कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली आदि रचनाओं में ब्रज भाषा का सौंदर्य सूरदास से स्पर्धा करता हुआ दिखाई देता है। उनकी विनय पत्रिका की भाषा विशुद्ध रूप से ब्रज भाषा है। जैसे सुमेरो सनेह सो तु नाम राम राय को, संबर निसंबर को सखा असहाय को। रीतिकालीन ब्रज भाषा। रीतिकाल में ब्रज भाषा एक विकल्प के रूप में नहीं बल्कि एकमात्र काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो गई। इस समय ब्रज भाषा अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर व्यापकता धारण करने लगी और देखते ही देखते संपूर्ण हिंदी क्षेत्र की काव्य भाषा के पद पर आसीन हो गई। इसी बात का संकेत करते हुए कविवर भिखारी दास कहते हैं, ब्रज भाषा हित ब्रजवास हीना अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हुसों जानिए। भक्ति काल में ही ब्रजभाषा का क्षेत्र लगभग निश्चित हो चुका था। श्रृंगार तथा वात्सल्य जैसे कोमलतम भावों की विशेष संप्रेषण क्षमता इस भाषा में विकसित हो चुकी थी। जिस तरह से अवधि का संबंध नैतिकता और लोकमंगल से हो गया था, उसी प्रकार से ब्रजभाषा मूलतः सौंदर्य और श्रृंगार जैसे विषयों की प्रतीक बन चुकी थी। चूँकि रीतिकाल में आरंभ से अंत तक श्रृंगार पक्ष की प्रधानता रही, इसीलिए ये स्वाभाविक था कि यह काल ब्रज भाषा की केंद्रीयता का काल बना। इस युग में भक्तिकाल की तुलना में एक और विशेष स्थिति पैदा हुई। भक्तिकाल में कवि मूलतः भक्त थे, गौणतः कवि। इस वजह से भी प्राथमिक रूप से भक्ति के प्रति दायित्व महसूस करते थे, न कि कविता के प्रति। सूरदास के दृष्टिहीन होने के कारण भी यह समस्या रही कि वे चाहकर भी अपने काव्य शिल्प का सजग मूल्यांकन नहीं कर पाते थे। रीतिकाल में श्रृंगार और सौंदर्य पर पड़ा हुआ भक्ति का आवरण हट गया और काव्य रचना के क्षेत्र में वे लोग आए जो मूल रूप से कवि थे तथा जिनका उद्देश्य कवि के रूप में अपने महत्व की स्थापना करना था। इसीलिए इस काल में ब्रजभाषा गहरे कलात्मक विवेक से युक्त हुई और नित नए प्रयोगों के माध्यम से अपनी चरम संभावनाओं को प्राप्त कर सकी। इस बदलते हुए दृष्टिकोण की घोषणा भिखारी दास ने स्पष्ट शब्दों में की। आगे के सो कवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सोमे रनु को बहानो है। रीतिकाल में ब्रजभाषा के प्रायः दो रूप दिखाई देते हैं। पहला रूप आमतौर पर रीतिबद्ध कवियों की भाषा में दिखता है, जिसमें आलंकारिकता, सजगता और चमत्कार प्रियता की प्रवृत्तियां व्यापक रूप से परिलक्षित होती हैं। यह भाषा अति सजग किस्म की भाषा है। इस भाषा शैली के सबसे सफल प्रयोक्ता हैं कविवर केशवदास एवं बिहारी लाल। बिहारी ने भाषा की समास क्षमता और भावों की समाहार क्षमता का इतना सफल प्रयोग किया कि इनके दोहे उर्दू के शेरों को मात देने लगे। उनके शिल्प पर मुग्ध होकर जॉर्ज ग्रियर्सन को कहना पड़ा कि यूरोप में कोई भी कविता बिहारी सतसई का मुकाबला नहीं कर सकती। बिहारी की इसी चमत्कारी शैली का एक उदाहरण देखिए। कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सब बात। रीतिकाल में ब्रजभाषा की दूसरी शैली घनानंद जैसे रीतिमुक्त कवियों के काव्य में दिखती है। ये कवि भी प्रेम मार्ग के कवि हैं, किंतु ये अपने प्रेम और कविता की सार्थकता के प्रति गहरी जवाबदेही महसूस करते हैं। इनके यहाँ
प्रायः सहज शिल्प है। इनकी भाषा सुनकर व्यक्ति चमत्कृत नहीं होता, बल्कि संवेदना के गहरे स्तर पर पहुंच जाता है। संवेदनशीलता की दृष्टि से इनकी भाषा ब्रज भाषा के चरम स्वरूप को व्यक्त करती है। यही कारण है कि इनकी भाषा में अलंकार भी आते हैं तो चमत्कृत करने के स्थान पर जगह जगह गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए कहा है, इनकी सी विशुद्ध, सरस, शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा ज़बांदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। रीतिकाल के अन्य कवियों में केशवदास, देव, बोधा, पद्माकर आदि ने कविता में ब्रजभाषा की ताकत को पहचाना। इन कवियों ने ब्रजभाषा को तराश कर लालित्य से भर दिया। रीतिकाल के अन्य प्रतिष्ठित कवियों में चिंतामणि, कविमंडन, भूषण, कालिदास, नेवाज, सुरति मिश्र, श्रीपति, कृष्ण कवि, रसलीन, दूल्ह आदि विविध कवियों ने काव्य रचनाएं प्रस्तुत करके रीतिकाल की समग्र काव्य प्रवृत्ति को सर्वग्राह्य सरस ब्रजभाषा से आच्छादित रखा। आधुनिक काल की ब्रजभाषा। आधुनिक काल की ब्रजभाषा को काव्य भाषा के रूप में जीवित बनाए रखने के लिए भारतेंदु और प्रेमघन ने काफ़ी प्रयत्न किया। आधुनिक युग में रचे गए ब्रजभाषा काव्य को 3 भागों में विभाजित करके देखा जा सकता है। पूर्व भारतेंदु युग और उत्तर भारतेंदु युग। पूर्व भारतेंदु युग में अधिकांशतः रीतिकाल के कवियों को ही स्वीकार किया गया, जिनमें कवि ग्वाल, दीनदयाल गिरि, कविरत्न नवनीत आदि के नाम का उल्लेख किया जा सकता है। डॉक्टर सत्येंद्र ने 1860 से ब्रजभाषा के आधुनिक युग का आरंभ माना है और ग्वाल को इस युग का प्रथम कवि स्वीकार किया है। ये मथुरा निवासी थे। इन्होंने अरबी फारसी शब्दों का काफ़ी प्रयोग किया है। इनकी कविता का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। रीझन तिहारी न्यारी अजब नेहारी नाथ, हारी मते व्यास हूँ की पावत न ठौर है। आधुनिक काल में भारतेंदु के पूर्ववर्ती ब्रजभाषा कवियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कवि उरदास, नवीन कवि, पंडित, अयोध्यानाथ अवधेश, हरदेव, लाल साधुराम, किशोर खड़ग सिंह, राजकुमार, रत्न सिंह रत्नागर, सेवक, रीवा नरेश रघुराज सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह परमानंद दास, गोप भट्ट, भोलाराम भंडारी तथा नारायण दास सेंगरिया आदि का उल्लेख किया है। द्वितीय उत्थान काल में ब्रजभाषा के प्रख्यात कवियों में राय देवी प्रसाद पूर्ण, पंडित नाथुराम शर्मा, गया प्रसाद गोकुल सनेही, लाला भगवान दीन, पंडित रूप नारायण पांडे, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आदि का नाम लिया जा सकता है। तृतीय उत्थान काल के प्रमुख कवियों में रामचंद्र शुक्ल, जगन्नाथ दास रत्नाकर, वियोगी हरि, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, राय कृष्णदास, कविरत्न आदि का नाम उल्लेखनीय है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपने उद्धव शतक में कृष्ण लीला का गान अत्यंत सहज और सरस ब्रजभाषा में किया है, जैसे नंद ओ जसोमती के प्रेम पगे पालने की, लाड़ भरे लालन की लालच लगावती। इसी प्रकार सनेही जी भी अपनी प्रेम पच्चीसी में
ब्रज भाषा की अत्यंत सुंदर छटा बिखेरते हैं, जैसे तुम चाहो न चाहो लला, हमको कछु दीवो न याको राहनो है। दुख दीजे कि कीजे दया दिल में, हर रंग त्योहारो सराहनो है। 20वीं सदी के आरंभ में ब्रजभाषा कविता अधिकांशतः मुक्तक काव्य के रूप में लिखी जाती थी। उत्तर भारतेंदु युग में प्रबंध रचना अधिक व्यवस्थित हो गई। फलतः अनेक प्रकार के काव्य रूपों का विकास ब्रजभाषा में हुआ। इस दृष्टि से महाकाव्यों के अंतर्गत शिवरत्न शुक्ल सिरिस कृत भरत भक्ति 1932, राम नाम ज्योतिषी कृत श्री रामचंद्रोदय 1936, हरदयाल सिंह कृत दैत्यवंश 1952 तथा रावण महाकाव्य 1952, प्रियदर्शी कृत कृष्णचरितमानस 1957 विशेष उल्लेखनीय है। खंड काव्यों के क्षेत्र में वचनेश मिश्र कृत ध्रुव चरित्र, जगन्नाथ दास कृत गंगावतरण, रामचंद्र शुक्ल सरस कृत अभिमन्यु वध, हनुमंत दयाल अवस्थी हनुमंत कृत सीता सुधि, लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक कृत प्रेम पीयूष विशेष उल्लेखनीय हैं। इन सभी रचनाओं में अनुभूतियों का आवेग है और भाव व्यंजना में संगीत का माधुर्य। ब्रज भाषा में गीत काव्य अधिक नहीं है, किंतु यत्र तत्र शोक गीत यथा राधा कृष्ण दास कृत विजयिनी विलाप तथा जागरण गीत जैसे मिश्र बंधु कृत भारत विनय आदि मिल जाते हैं। ब्रज भाषा के काव्य रूपों में वैविध्य तो महत्वपूर्ण है ही, उसकी मधुरता विलक्षण है। जिस भाषा में केवल एक पंक्ति सांकरी गली में कांकरी गरती है पर लोग रीझ गए थे, वह शताब्दियों तक अपने रूप माधुर्य के कारण लोगों का कंठहार बनी रही। द्विवेदी युग के ब्रजभाषा कवियों ने अपने समय के विकृत समाज की रूढ़िग्रस्तता पर प्रहार किया। इस युग की काव्यधारा में सामान्य रूप से खंड काव्य, कथात्मक काव्य, मुक्तक कविता तथा गीत काव्य की रचना हुई। इस युग में वियोगी हरि, पद्म सिंह शर्मा, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र, पंडित किशोरी दास, पंडित जगन्नाथ दास चतुर्वेदी, दुलारे लाल भार्गव आदि का नाम उल्लेखनीय है। छायावाद युग में ब्रजभाषा के कवियों ने परंपरावादी काव्यधारा को शिल्प की दृष्टि से आगे बढ़ाया। इस युग में रचनाओं का शिल्प खड़ी बोली के जैसा है। इस युग में ब्रजभाषा में काव्य रचना करने वाले कुछ मुख्य नाम हैं: गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल, अनूप शर्मा आदि। जयशंकर प्रसाद जैसे समर्थ कवि ने भी काव्य रचना का प्रारंभ ब्रजभाषा में किया था। छायावादोत्तर काल में खड़ी बोली का वर्चस्व बढ़ जाने से ब्रजभाषा में काव्य भाषा की प्रवृत्ति मंद पड़ गई। इस युग के कवियों ने समसामयिक विषयों पर रचना की, जो अधिकतर मुक्तकों में संग्रहित है। इस युग की प्रमुख काव्य रचनाओं में श्याम बिहारी शर्मा कृत प्रेमोपालमी, माधव चरण द्विवेदी कृत माधव मधुप, अवध बिहारी विमलेश कृत विमल पूर्ति संग्रह आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। श्री नारायण चतुर्वेदी, काका हाथरसी, बरसाने लाल चतुर्वेदी आदि ने आधुनिक युग में ब्रजभाषा में अपनी रचनाएं कर ब्रजभाषा साहित्य को समृद्ध किया है। ब्रजभाषा 20वीं शताब्दी के पहले 2 दशकों में कुछ विशेष कवियों के यहाँ काव्य भाषा बनी रही तथा उसके बाद सिमट कर पुनः अपने भौगोलिक क्षेत्र ब्रजमंडल के कुछ कवियों की बोली के रूप में सीमित हो गई। इतने बड़े परिवर्तनों से भरा हुआ इतिहास कम ही भाषाओं का होता है। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का उत्कर्ष और पतन इतिहास देवता का एक अनोखा खिलवाड़ है। ब्रज भाषा का साहित्यिक प्रयोग आदिकाल से ही मिलने लगता है, पर इस भाषा का निखरा हुआ रूप मध्यकाल में सामने आया।
कृष्ण भक्ति शाखा के सभी कवियों ने ब्रज भाषा का न केवल प्रयोग किया बल्कि उसे ऊंचाई के शिखर पर पहुंचाया। ब्रज भाषा का सर्वाधिक परिष्कृत रूप हमें सूरदास की रचनाओं में मिलता है। सूरदास के बाद रीतिकाल के कवियों ने भी ब्रज भाषा में रचना की। ये ज़रूर है कि रीतिकाल में ब्रज भाषा का वो रूप न रहा जो भक्तिकाल में था। दरअसल भक्तिकाल में ब्रज भाषा में रचना करना कवियों की कसौटी थी। आधुनिक काल के अनेक कवियों ने भी ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता की भाषा ब्रजभाषा ही है। जयशंकर प्रसाद ने कविता लेखन की शुरुआत ब्रजभाषा से की। उनकी प्रारंभिक ब्रजभाषा की रचनाएं चित्राधार में संकलित हैं। ब्रज भाषा में अब प्रचुर मात्रा में साहित्य सृजन तो नहीं हो रहा है, पर स्रोत अभी सूखा नहीं है। अब भी अनेक रचनाकार साहित्य की कई विधाओं में ब्रज भाषा में रचना कर रहे हैं।